ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और यह इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझावों के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलन, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और ये सितारे झूठ नहीं। जी हाँ, आज के विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए आज का चंद्रमा का नक्षत्र गोचर क्या कह रहा है और क्या शुभता दे रहा है, ये अशुभता और शुभता के संकेत क्या मिल रहे हैं, इस यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों का, नक्षत्रों का, सितारों का फल जान सकते हैं और उसके अनुरूप अपने कार्य को दिशा और दशा दे सकते हैं और उसे शुभता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्रबलम इसका नाम। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके अनुसार यह देखा जाए। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग मुहूर्त ज्योतिष चौघड़िया। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और वह शुभता की अपेक्षा रखते हुए यदि हम चौघड़िया को देखते हुए उस कार्य को करें तो शुभता में जो उसकी संभावना है वो ज्यादा बढ़ती है। यहाँ चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष काफी उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे लिए कार्य नित्य किया करते हैं और ये अंक को हम पहचान नहीं पाते, जिसके कारण तो कुछ अंक हमारे लिए नकारात्मक हो जाते हैं। नकारात्मक प्रभाव देकर हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और हम खुद ही उन अंकों को लाते हैं और अपने लिए बाधा खुद पैदा करते हैं। इसलिए आइए अंकों को जाने, उन्हें समझें, उन्हें पहचाने, उन्हें परख कर सही उपयोग करें ताकि अंक हमारे लिए सही कार्य करें। इसके साथ ही अंक बोलते हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, इसी प्रश्न इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए संजो कर लाए हैं, इसे सजा कर लाए हैं, इसे उत्कृष्ट बनाते हुए आपके सहयोग से आपके लिए हम यह प्रस्तुति करें ताकि आप इसको समझकर, इसे देखकर, इसे समझकर, इसका सही उपयोग करके अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। आज दैनिक पंचांग से है, पंचांग की चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी रह सकती है। यहाँ पंचांग जो पुराणों में लिखा है, सुनने मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। गंगा स्नान का तात्पर्य जल तत्व से है। गंगा जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है माँ गंगा और ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रभाव उस पर पड़ता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह जलीय राशि में जो बैठे ग्रह हैं और जलीय राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वे ही शुभ फल देते, वो उन्हें शुभता की शक्ति में मात्र पंचांग सुन। इसके साथ ही पंचांग का अनुसरण करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, निर्णय क्षमता को यह मजबूत करता है, संतुलन यह ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ ऊंचा संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है
और हम पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग को सुने, सुनाए, अनुसरण करें, ताकि हमारा जीवन अधिक सफल और समृद्ध बन सके। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुने, सुनाए और अपने अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। इसी के साथ भगवान राम भगवान राम तथा पवन पुत्र हनुमान को स्मरण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। ओम श्री हरि विष्णु। ओम ग्राम ग्रीम डॉग गुरुवे नमः। आज का दिनांक 19 फरवरी 2026, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 से विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:22 पर, सूर्यास्त 5:45 पर। सनराइज एट 6:22 AM एंड सनसेट एट 5:45 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। तिथि अपराह्न 3:58 तक द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात तृतीय जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:52 तक पूर्वा भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा। और पुनः बता दें, नक्षत्र रात्रि के 8:52 तक पूर्वा भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा। और इनके पद इस प्रकार। आज का दिन की शुरुआत पूर्वा भाद्रा के दूसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 9:06 तक। तीसरा पद अपराह्न 3:03 तक और चौथा पद रात्रि के 8:52। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रा पद नक्षत्र। और इसका पहला पद देर रात्रि 2:42 तक है और दूसरा पद कल के सूर्योदय के बाद प्रातः 8:32। इस प्रकार योग रात्रि के 8:42 तक सिद्ध, उसके बाद साध्वी। करण अपराह्न 3:58 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 3:21 तक टैटिल और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं। भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ओम नमः। जब तक द्वितीय तिथि है तब तक भोलेनाथ माँ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। उसके बाद वे सभा स्थल में जाते हैं, जो कि सुख नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक, अमृत काल 1 बजे से अपराह्न 1 बजे से 2:34 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:43 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:43 से 6:08 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:28। अशुभ मुहूर्त रात्रि में पूजा, रात्रि में देर रात्रि पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:29 से 2:54 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 9:12 से 10:38 तक, यमगंड प्रातः आज 6:22 से 7:47 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त कल प्रातः 6:10 से 7:43 तक। पंचक 21 फरवरी के रात्रि 7:07 तक। आज का पंचक शुभ है। ग्रहों के आकाशीय स्थिति के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, सभी ग्रह मंगल देव को छोड़कर शक्तिशाली हैं उसके अनुसार, और मंगल देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था की ओर है, कोई कमजोर। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 6 ग्रह हैं। चंद्र, शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। और
यदि ग्रह नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सन नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। और वे 4 ग्रह हैं क्रमशः मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। राहु देव, मंगल देव, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र और शुक्र के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। केतु, सूर्य, चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है जब वो कुंभ राशि से मीन राशि में जाए। इस प्रकार ग्रहों के आकाशीय स्थिति और प्रस्तुति का पहला भाग दैनिक पंचांग का यहाँ समाप्त। चलते हैं आपको लेकर दूसरे भाग। यहाँ दूसरा भाग में आपका स्वागत। ताराबलम इसका नाम है, सितारे जिसमें ईश्वर करते काम। ताराबलम के सारी सूची आपके समक्ष उपस्थित और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह नक्षत्र चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उससे संबंधित। और जहां दोनों का मिलान होता है वही आज का हमारा फल होता है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। जब आज का चंद्रमा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधनिक, नित्य आदि मित्र। संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में होने पर वह शुभता के तरफ आज के सितारे बताते हैं और जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में हो तो सितारे अशुभता की तरफ इंगित करते हैं। और जब शुभता की तरफ हमारे तारे आज बताते हैं इसका तात्पर्य है तारे आज में शुभ फल देंगे। और इसमें वह यह कहते हैं कि आप दैनिक कार्यों के अलावा नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारे होने पर यह हमें प्रतिबंधित करते हैं और सावधान करते हैं दैनिक कार्य में सावधानी पूर्वक उसके निष्पादन करने हेतु और साथ ही साथ नए कार्यों में आरंभ करने से रोकते हैं। यहाँ उसमें शुभता सुनिश्चित नहीं हो सकती, इसलिए नए कार्यों का आरंभ नहीं करना। यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः यह ताराबलम पद्धति मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। यानी जो भी फल मिलता है हमें नक्षत्र का ही फल देता है। अब प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे या कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखी जाती है, उसे क्रमबद्ध किया जाता है और इस प्रकार 3 श्रेणियों में रखी जाती है। 9 नक्षत्रों का समूह 1 से 9 तक पहला समूह श्रेणी, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5वां मंगल, छठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव होते हैं इनको स्वामित्व मिलता है पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा ग्रह को शुक्रदेव, इनको दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व, तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इनको तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और उससे उनके जो स्वामी ग्रह बने वह पहला ग्रह बनते हैं। और ये पहला ग्रह
हमारे लिए हमारे जन्म ग्रह बनते हैं। मेरी हमारी आपकी जीवन यात्रा यही से आरंभ। जी हाँ। और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बुध तक जाकर फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो जो जन्म ग्रह है उससे पहले यात्रा समाप्त कर, यानी पहला ग्रह जो बनता है वो जन्म ग्रह बनता है। हमारे दशा महादशा, इसी दस महादशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में भी मृत्यु इसी दशा महादशा में। और इसी कारण जन्म कुंडली में जब हम देखेंगे तो वह स्पष्ट दिखता है कि पिछले जन्म में हम कितना वर्ष भोग करके आए, कौन सी दशा महादशा में हमारी मृत्यु हुई थी और कौन सी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ था। एक जन्म कुंडली को उदाहरण लेते हैं। चंद्रमा देखें वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। और ये शनि का नक्षत्र का की अवधि 19 वर्ष होती है दशा महादशा, जिसमें 4 वर्ष 6 दिन इस जातक को भोगना बाकी है और यह इस जन्म में होगा। यानी शेष 19 वर्ष में से 4 वर्ष 6 महीना जो भोगना बाकी है, वह शेष जो अवधि है वह पिछले जन्म में भोग कर मृत्यु प्राप्त। इसलिए जिस दशा महादशा में हमारा जन्म होता है उसी दशा मृत्यु होती है, उस पिछले जन्म में उसी दशा महादशा में हमारी जन्म जो होती है। और यही वजह है इस स्थिति। और इसलिए जो जन्म ग्रह बनते हैं उसको पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ। तो पहला ग्रह पीड़ादायक। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़िए, पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो बनते हैं ये पीड़ादायक होते हैं। दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और इस तरह से हमें यदि ग्रहों की सूची मिल गई कि कौन से दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होंगे तो और कौन से पीड़ादायक हमारे लिए चैलेंज बाधक होते हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में हम अपने सभी योजनाओं को, सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से शुभ दशा महादशा में उसका निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते। और वहीं अशुभ स्थिति को सामना करने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार हैं। दोनों स्थितियों में हमारी शुभता। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे यह हम इससे भी जानते। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह शुभ देव फल देंगे या अशुभ फल देंगे यह हम यहीं से जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह संपत्ति कारक होता है। यदि दूसरा ग्रह संपत्ति कारक है, जन्म कुंडली में जो जहां दूसरा ग्रह बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित और उस जो राशि है उससे संबंधित कार्य करने से हमारे संपत्ति का लाभ हो सकता। उसी तरह से बिजनेस पार्टनरशिप हम लोगों को जो शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक से हम जब जुड़ते हैं हमारे लिए शुभ फलदायी होता है। अशुभ नक्षत्र से यदि लोगों से जुड़ते हैं तो हमारे लिए पीड़ादायक बाधक, चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो। इसलिए हम अग्रिम रूप से किससे कितनी अपेक्षा कर सकते हैं यह हम जानते हैं। जी हाँ। और यह हमारे लिए काफी फलदायी। तो चलिए, 9 तारा चक्र पद्धति बहुत काफी अद्भुत पद्धति है। इसका हम सब पहले से जानकर उसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। और इसकी अद्भुत पद्धति को देखते हुए, इसके अद्भुत शक्ति को देखते हुए या इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है, 9 तारा चक्र पद्धति अद्भुत। इसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा आप देखें और उसे सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सोचता। वापस चलते हैं ताराबलम पर। ताराबलम आज का चंद्रमा नक्षत्र जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वह होता है पहला भाग में पूर्वा भाद्रपद 8:52 रात्रि तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता। और ये दोनों की स्थिति को देखेंगे तो अपने अपने नक्षत्र उसके अनुसार हम जन्म नक्षत्र के अनुसार हम फल देख सकते। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग अति पीड़ादायक।
आज अश्विनी माघा मूला और के नक्षत्र के जन्म जातक के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक है। वहीं भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा सारा नक्षत्र के जन्म जातक के लिए दूसरा भाग अति पीड़ादायक। वहीं यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है यदि, तो पहला भाग जन्म का है जो कि पीड़ादायक है और दूसरा भाग स्तंभ। इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों का फल जान सकते हैं। सितारे जो बोल रहे हैं, सितारे जो कार्य कर रहे हैं, वह हम जान और उसी अनुरूप अपने कार्यों को कर सकते हैं जिसमें हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ सितारे बोलते हैं, हमें समझाते हैं, हमें इंगित करते हैं और हमें कार्य करने को प्रेरित करते हैं ताकि जीवन में शुभता हो। कार्य में इसी के साथ हम आपसे, जैसा पहले भी कहा था, हम आपसे अनुरोध ही करेंगे कि कभी भी अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करने का प्रयास न करें। और क्योंकि हम इस भागदौड़ की जिंदगी में जो हर कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम उन तारों को, अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तित करके जोखिम लेते हैं। यदि लेते हैं और हमारा कार्य फिर अशुभ शुभ नहीं हो पाता तो हमें पीड़ा ज्यादा हो। इसलिए जो किताबों में लिखा है वो जानकारी हेतु तो आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु इसका उपयोग न करें, यही हमारा अनुरोध है। इसके साथ ही हम चलते हैं तीसरे भाग, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे। तो जब तक कुंभ राशि में है यानी अपराह्न 3 बजे तक, तब तक और उसके बाद का फल क्या होगा, चंद्र बलम इनका नाम है। और देखिए चंद्रमा आज कैसे करते काम है राशि के अनुसार। तो पहला भाग मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु तथा कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। वहीं उस जब तक मीन राशि में जाते हैं चंद्रमा, तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत चंद्रमा नहीं दे रहे, चंद्र बलम के अनुसार नहीं दे। इसलिए अपने अपने इष्ट देव का प्रार्थना करें और सावधान है, दैनिक कार्यों में नए कार्यों को आरंभ न करें, बेहतर। इसके साथ ही हम चौथे भाग में आपको ले चलते हैं। चौथा भाग चौघड़िया है, एक प्रकार का मोर ज्योतिष शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। और इसके उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग अंग्रेजी में और हिंदी में वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। संक्षेप में हम यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात को, किंतु साप्ताहिक दिनों से उन्हें संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इस प्रकार जो प्रतिदिन आदि जो चौघड़िया होता है, दिन और रात में जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। यानी सूर्योदय के समय का जो चौघड़िया होगा वही सूर्यास्त के समय का चौघड़िया होगा, रात्रि आरंभ के समय का जो चौघड़िया होगा वही रात समाप्त के समय चौघड़िया होगा प्रतिदिन। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं और ये ग्रह अब विभिन्न प्रकार के फल अपने तत्व, अपने गुण के अनुसार उन विभिन्न रूप से कार्य के फल देने के लिए उत्तरदायी होते और उपयुक्त होते हैं, या फलदायी विशेष रूप से अलग अलग रूप से फलदायी होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनसे संबंधित ग्रहों से और ग्रहों के द्वारा जो अधिकृत कार्य हैं, निमित्त कार्य हैं, उनसे होता है और चौघड़िया की उपयोगिता पर। इसलिए किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता की उम्मीद करते हैं, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या कोई पहले बार किए जाने वाले कार्य हो, सभी में हम चौघड़िया को संदर्भित करके शुभ समय को देखकर अगर कार्य करें, शुभता सुनिश्चित। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते परंतु हर कार्य में तो शुभता चाहते, इसलिए हम कम से कम चौघड़िया जरूर, चौघड़िया को जब देखने के लिए चलेंगे तो हम यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम कार्य करने जा रहे हैं, जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं वह अनिश्चित का अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। क्योंकि दिन का चौघड़िया 3 तरह से अशुभता व्याप्त हो सकता है, राहु काल, काल बेला और वार बेला।
वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, किताबों में अभी तक हमने नहीं देखा है कि दिन में का स्वामित्व सूर्य देव का होता है, और सूर्य देव से ये चंद्रमा सूर्य देव से शनि देव उनके पुत्र नाराज होते हैं, इसलिए शनि देव का चौघड़िया होता है काल चौघड़िया। सामान्यतः इस चौघड़िया में कार्य करने को, शुभ कार्य करने को नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है, इसलिए शनिदेव के चौघड़िया में धनोपार्जन हेतु, दैनिक वृत्ति हेतु कार्य जो किए जाते हैं उसमें शुभता होते हैं। वहीं इसके बाद यदि हम देखें, शनि के चौघड़िया के बाद दिन में जो चौघड़िया होता है, क्योंकि सूर्य का चौघड़िया प्रतिनिधित्व सूर्य प्रभुत्व होता है, इसलिए शनि का चौघड़िया, शनि नाराज होते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से करते हैं। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से करते। तो दिन का चौघड़िया शनि देव का चौघड़िया काल बेला से, रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात। और इस प्रकार हम तो ये को देख सकते हैं। चलिए आज का चौघड़िया देख। आज का चौघड़िया, क्योंकि दिन बृहस्पतिवार का है, शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन जो हम चौघड़िया देखे, अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है, जो कि अपराह्न 1:29 से लेकर सूर्यास्त। वहीं रात्रि का चौघड़िया मध्य रात्रि से 1:37 रात्रि तक लाभ चौघड़िया काल रात्रि से। शेष चौघड़िया उपयोग। अब हम आपको ले आए हैं अंतिम पड़ाव पर, अंकों की दुनिया में। ये अंकों की दुनिया, अंक को आइए जानते हैं, पहचानते हैं कैसे कार्य करते हैं, ताकि उनका हम सही उपयोग कर सकें। अंक 1 से 9 तक ही उत्तरदायी होते हैं, अंक 1 से 9 तक ही अंक ज्योतिष में उपयोगी होते हैं, और इन्हीं का उपयोग अंक ज्योतिष में किया जाता है। और इसकी ये अंक शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, और ये जब भी दो या दो अंकों से ज्यादा का समूह हमारे पास होता है, तो ऐसे अंकों को हम सभी अंकों को जोड़कर, उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का दो बोल सकते। ये 1 से 9 तक अंक, और इन अंकों में देखें पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्य का अंक होता है। ये अपने पूर्व और बाद के आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। और ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं। ये अलग अलग ग्रहों के शासित होते हैं, और उन अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुण, तत्व तथा ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव इन अंकों पर होता है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इस प्रकार इन ग्रहों से संबंधित जो गुण, तत्व, ऊर्जा होती है, जो इन अंकों में समाहित होता है, इनके इनके अनुसार इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को चंद्रमा या रानी से, 3 को बृहस्पति या गुरु से, 4 को राहु या शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, फरेब वाले करने से या आशा देने वाले व्यक्तियों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्ति। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्तियों से, 8 को अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार इन अंकों के जो नाम हैं, हम इनके आपस में जो संबंध होंगे, इसका भी आकलन कर सकते हैं, इन नामों को जानने के और गुणों को जानने के। इसकी हम शत्रु अंक को पहचानने का प्रयास करेंगे, और तब संबंध आपस में उजागर हो ज्यादा आपके सामने क्लियर हो जाए। अब हम अंकों की दुनिया में चलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से नवाजते हैं, उपहार में देते हैं,
और यह जन्म तिथि के रूप में हमारे समक्ष आता है। जन्म तिथि के रूप में जो भी अंक आते हैं वह तिथि, माह और वर्ष में हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक का हो सकता है या 2 अंकों का हो सकता है, और वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार इनमें प्रयुक्त फीसदी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने गूगल से एक तिथि ली है, जन्म तिथि, जिनका आज किसी ऐसे व्यक्ति का जिनका जन्म 19 फरवरी 1990। अब आप देखेंगे इसमें तिथि, माह और वर्ष तीनों है। तिथि सबसे मजबूत स्थिति में होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर ये हमारे भाग्यांक होते हैं, ये भाग्य के सूचक होते हैं, और इसे भाग्यांक कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहा जाता है। जिस प्रकार बस को चलने में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी इस ड्राइवर और कंडक्टर के अंक का आपस में मित्र रहना चाहिए। शत्रु परेशान होता है, जीवन में स्ट्रगल देता है, और शत्रु अवतंक हो गए यदि, तो ऐसे अंक की हम व्यवस्था करते हैं जो दोनों के मित्र। और ये ड्राइवर तो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। वहीं जन्म तिथि और माह मिलकर से एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है, हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और एंजल नंबर हम निकालते हैं, जो कि लोसो ग्रिड से इसे कुआं नंबर भी बोला जाता है, वह वर्ष से निकालते हैं। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह एक अतिरिक्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक कहे लॉटरी अंक, या इसे कहे अतिरिक्त अंक, हमें भाग्य के रूप में, इसलिए एंजल नंबर इसे कहा जाता है। अब इन अंकों को याद करें, और चलिए अब देखते हैं, जब भी यदि शत्रुवत अंक हो, हम भविष्य में कौन कौन अंक को अर्जित कर सकते हैं, कौन कौन अंक हम ला सकते हैं जो बेहतर हो सकता है, और कौन कौन अंक को हमें त्यागना होगा। क्योंकि जब हमें ईश्वर ने हमें कुछ अंक दिए, तो कुछ अंक ऐसे भी दिए जो कि नहीं है, और जब नहीं, जो अंक नहीं है, यानी उन अंकों से संबंधित जो ऊर्जा है, गुण है, जो उन अंकों के साथ जो शासक ग्रह हैं उनके से संबंधित जो ग्रह है, जो गुण है, और जो ऊर्जा है, जो तत्व है, उसकी कमी हमें खत्म। वहीं कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार से ज्यादा रिपीट हुए हो, तो वैसी स्थिति में उन अंकों से संबंधित जो गुण, तत्व और ऊर्जा की अधिकता हमें पाई जाती है, जो कि नुकसानदायक हो। तो आइए अंकों को देखें कि कौन से अंक अनुपलब्ध है, कौन से अंक हमें इनकी कई बार आ चुके हैं, ताकि उनकी पुनरावृत्ति न हो। तो इसे लोसो ग्रिड के सहारा से हम जानते हैं। आपके समक्ष 2 हमने बॉक्स रखा है। पहला लोसो ग्रिड का पूरे अंक, हर बॉक्स में एक अंक, और हर अंक क्या प्रतिनिधित्व करता है, हर रो, हर कॉलम क्या प्रतिनिधित्व करता है, वह भी दर्शाता है। इसी प्रकार दिशा भी इसी से निर्धारित होती है। और जब भी बॉक्स कम भरते हैं, तो उसी अनुरूप में प्रतिशत जो अंक होता है, उदाहरण स्वरूप यदि कोई बॉक्स नहीं भरे हुए हैं तो 0%, एक है तो 33%, 2 भरे हुए हैं तो 66, और तीनों भरे हुए हैं तो 70%। इस जातक के बारे में देखें तो इसका लोसो ग्रिड में जो हमने रखा है, तो 3 और 6 और 7 3 अंक घुसे, वही 1 और 9 3 बार आ चुके हैं। 1 और 9 3 बार आ चुके हैं, इसलिए इस अंक का तो प्रयोग करना ही इसके अतिरिक्त 3 6 7 को करना, बशर्ते कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हैं। और अब हम शत्रुओं को देखना होगा, लेकिन इसके पहले यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, 2 स्थितियां बन सकती है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस आरंभ से ही शत्रु है, या हम कुछ अंक ऐसे ले आए जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हो। पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर को ढूंढता है, इसलिए कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक हमें जीवन में नहीं लाना चाहिए। नहीं तो जिस समय लाते हैं, जिस पड़ाव पर लाते हैं जीवन के, वहां से वापस, यह याद। तो चलिए, स्रोत अगर जी पहला
तो ये समस्या है कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक है तो इसका ऐसा स्रोत कौन सा अंक होगा जो हम इनके लिए मित्र हम न्याय दोनों का, और ये ताकि ये स्ट्रगल जीवन में न रहे। इसके लिए सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है अंक ज्योतिषियों द्वारा वह नामांक होता है, क्योंकि जिस प्रकार यह जन्म तिथि पूरे जीवन काल तक रहता है उसी तरह नाम भी पूरे जीवन काल तक रहता है। और ईश्वर जो है जन्म लेने के पूर्व ईश्वर हमें जो ये अंक देते हैं और जन्म लेने के बाद धरती के ईश्वर हमें नाम देते हैं। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, नामांक कहां से आया? यहाँ हर अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं और इसलिए नाम में उन अंकों के प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके तब उन्हें देखते हैं और वह शत्रु अंक है या नहीं यह देखो। तो इस जातक का इनका जातिका का इनका जो मूलांक है 1 भाग्यांक 4 और इनका जो नाम है वह पर्णा पेठे, ये पुणे से है और एक्ट्रेस। इनका नाम का पहला अक्षर देता है 8 और नाम भी 8 पे जाता है। जी हाँ, नाम का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह काफी ऊर्जा देता है, इसलिए यह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं होता है। साथ ही साथ नाम क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा देता है, पूरे जीवन काल तक ऊर्जा देता है, यह कभी भी शत्रु। यदि ईश्वर ने ऐसे अंक दिए जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं और हम नाम को ऐसे ले आए जो शत्रु अंक हो गए तो फिर हमारी समस्या का कारण होता है आरंभ से हम क्रिएट। इसलिए माता पिता होने के नाते हमको मेरा स्वाभिमान बनता है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जातक को अपने बच्चों को ऐसा नाम दे जो इनके लिए कम से कम अशुभ फलदायी तो ना। तो चलिए अब देखते हैं शत्रु। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। साथ ही साथ हर अंक के शत्रु अक्षर भी हमने लिखा है। अब आप देखें इनका मूलांक 1 बनता है, भाग्यांक 4 बनता है। इस दोनों अंक का और इनका नामांक 8 पर जाता है, नाम का पहला अक्षर 8 पे है। इन दोनों का 1 का 8 शत्रु है और 4 का भी 8 शत्रु। 1 और 4 आपस में शत्रुवत नहीं, इसलिए जो मूलांक और भाग्यांक है जो ड्राइवर और कंडक्टर है आपस में शत्रु नहीं है, लेकिन नामांक इनका और नाम का पहला अक्षर शत्रु पर जाता है जो कि जीवन में इन्हें स्ट्रगल देता है, यह इंगित करता है। इनकी विल पावर शक्ति जरूर मजबूत है, 5 अंक जरूर दे रहा है, लेकिन 8 अंक इन्हें जीवन भर के लिए परेशानी देगा, बारंबार देगा। ये हम ये जन्म तिथि हमने गूगल से लिया है और उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए कोई भविष्यवाणी हम नहीं करते। आपके लिए केवल यह बता रहे हैं कि यह दे सकता है, संभावना यह है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, नाम को ठीक करके रखना चाहिए। और अंक ज्योतिष जब भी असंतुलित हम हमारे जीवन में असंतुलन होता है, अंक ज्योतिषी यही करते हैं, नाम में सुधार करते हैं। जी हाँ, अंकों को पहचाने, जाने और सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में शुद्धता सुनिश्चित करें, जो कि अंक कार्य करते। राजा का राजा का न्यायालय से हमेशा ठना रहता है, कर्मचारी का हमेशा ठना रहता है, सरकार का कर्मचारी से ठनी रहती है, इसलिए 1 और 8 आपस में हमेशा शत्रु होते, अति शत्रु, इसलिए यह महत्वपूर्ण। अब कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। जी हाँ, हम अंक को रिपीट करते हैं मोबाइल में, आदि में, गाड़ी में, और देखें 4 4 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु। तो नाम का पहला अक्षर जो इनका 8 है और नामांक है, यही दोनों आपस में, क्योंकि 8 8 से के शत्रु। एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलता है, एक नौकर दूसरे नौकर से चलता है, उसी तरह से एक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं चलता। तो 9 अंक भी इनके पास काफी आए हुए हैं। ये देखें 9 अंक 3 बार क्या है, इसलिए ये अंक इन्हें अंक ज्योतिष किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर मोबाइल आदि अंक ऐसा
शत्रु अंक नहीं ले आए, नहीं तो परेशानी ज्यादा हो सकती। इसी के साथ साल कैसा बीतेगा यह हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते। ये अंक आज इनका वर्ष जो रनिंग एज है वह 9 है, 36वां साल चल रहा है, वह 9 दे रहा है। और इनका जो वर्तमान कंडक्टर है, जो इसको वर्तमान वर्ष जानने के लिए जो हम जन्म तिथि ओरिजिनल है उसमें से जो वर्ष है उसके निकाल कर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं, आने वाला वर्ष कैसा होगा यह जान। तो ये अंक जो आने वाला वर्ष का अंक है पर्सनल ईयर 4 दे रहा है। 9 और 4 आपस में मित्रवत नहीं है, इनका मूलांक 4 बनता है और पर्सनल ईयर भी 4 है, दोनों का 4 4 का टक्कर होता है और 4 9 भी आपस में शत्रु है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वर्ष में अपने काम को सुनिश्चित करके अच्छे मुहूर्त में कार्य करने की आवश्यकता। इसी के साथ अंक कार्य करते हैं ये हमने देखा। अब चलिए अंक बोलते हैं या देखते हैं अंक कैसे बोलते। आज का अंक 4 दे रहा है। जी हाँ, आज का अंक 4 है और ये 4 अंक क्या कह रहे हैं, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते हैं। तो ये अंक बता रहे हैं कि ये अंक शत्रुवत अधिकांश अंकों से होते हैं। एक के साथ तटस्थ और मात्र 6 से और 7 अंक के साथ मित्रवत है। इसलिए 1 10 19 28 को जातक जन्मे जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की संभावना है। 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम। 7 16 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम रहने की संभावना। 7 7 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 4 अंक 5 अंक के साथ फिर तटस्थ हो। 5 अंक किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो इसलिए ये अंक आपस में तटस्थता का होता है और इसलिए 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का अंक साधारण रहने के लिए तरफ इंगित करता है। शेष अंक तिथि को जन्मे जातक के लिए संकेत यही है, अंक यही बोल रहे हैं कि आज दैनिक कार्य में सावधानी तथा नए कार्यों का आरंभ न। बोलचाल की भाषा में अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तथा बहुत ज्यादा उम्मीद आज नहीं करें। अति सावधान रहें अपने कार्यों में, वाहन चलाते समय आदि में सावधान। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध हो। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। अंत में हम इसके पूर्व की आपसे विदा हो, आपसे आग्रह है कि पंचांग, जिस प्रकार पंचांग सुनाने से लाभ होता है तथा उसका अनुसरण करने से लाभ होता है, इसलिए पंचांग को सुने, साझा करें, अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग अनुसरण करें। यानी पंचांग को सुने, सुनाए, अनुसरण करें और प्रेरित करें लोगों को, ताकि आपके जीवन में सुखता आ सके और उनके भी जीवन में सुखता आ सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया कामयाब। इसी के साथ हम आपसे विदा हो, मंगल कामना करते हैं गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से, तो उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।